नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए वे बड़े हो गए उपन्यास का छठा अध्याय। लेखिका आशा पूर्णा देवी। चालू लड़की नीरा ने सड़क पर पांव रखते ही सोचा बड़ी बेवकूफ़ी कर हो गई। 20 रुपए मांग लेने चाहिए थे, जहाँ 15 वहीं 20 दे देती माँ तो। इतनी तंगी में तो और रहा नहीं जाता। कब दिन निकलेंगे ये पता नहीं। आश्चर्य की बात है कि सुना है मेरे बालिग होने में अभी तक कुछ महीने बाकी हैं। यह कानून शायद देश भर के बुद्धों ने मिलकर तैयार किया था। कई लोग तो 80 वर्ष में भी बालिग नहीं होते, तो मैं क्या उनमें से हूँ? पराशर तो कहता है कोई तरकीब क्यों नहीं निकालती मैडम अपनी उम्र के लिए, और कब तक इस तरह जलाकर मारोगी? तरकीब लगाऊं तो क्या? हायर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट ही तो एक जबरदस्त दलील है। अतः अभी और कुछ दिनों तक इसी तरह चलाना पड़ेगा, और उसके सामने अपनी इज्जत रखने के लिए माँ के आगे हाथ फैलाना ही होगा। गनीमत है कि माँ के पास कुछ पैसे रहते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या होता। श्रीमान पिताजी की जेब से तो फूटी कौड़ी भी नहीं निकलती। उन्होंने तो बहुत पहले ही ऐलान कर दिया है, भोजन, कपड़ा, दवा और स्कूल कॉलेज की फीस के अतिरिक्त वह कुछ पाने का हक नहीं बनता उनके बच्चों को। उफ, कैसे घर में पैदा हो गई वह। मोड़ पर पराशर खड़ा था। नीरा ने बोहें तान कर कहा, आज तो तुम्हारा 2:30 बजे तक क्लास था ना, फिर भी कंगले की तरह सड़क पर आकर खड़ी हो। हाँ, पराशर के भी क्लास होते हैं। नीरा जहाँ पढ़ती है पराशर वहाँ पढ़ाता है, मगर विषय अलग अलग है। फिर भी एक दिन दोनों का मिलन हो गया। पता नहीं विधाता के मन में क्या था। उदास चेहरा बनाकर पराशर बोला, ग्रहहीन लक्ष्मीहीन लोग सड़कों पर ही घूमते फिरते हैं, तो फिर घूमते रहो, समाधान जब निकल ही नहीं रहा है। अच्छा, तुम्हारी उम्र क्या 2 साल में एक बार बढ़ती है? नीरा की बांह पर जोर से चिकोट ली पराशर ने। बस और कुछ महीने, बस और कुछ महीने कहकर 2 साल से तो टाल रही हो। बकवास मत करो, समय अपनी गति से चलता है। खैर, रविंद्र सदन ही जा रहे हो ना? महारानी को फुर्सत मिले तब तो। उन्हें तो बातें बनानी पड़ेंगी, अभिभावकों की आंखों में धूल झोंकनी पड़ेगी, और लौटते समय अबोध बालिका जैसे खिला हुआ चेहरा लेकर जाना होगा, जिसके लिए चेहरे पर कोमलता और आंखों में सरलता लानी पड़ेगी। गंभीर भाव से नीरा बोली, अब और वह सब नहीं करूंगी, निश्चय कर लिया मैंने। अब जो होगा नसीब में मानकर बता दूंगी सबको। आहा, महान देवी, कब किस शुभ घड़ी में ऐसी शुभ बुद्धि मन में उदित हुई? अभी इसी पर। अब और नहीं सहन होता। पराशर ने व्याकुलता का अभिनय किया। तो फिर कल ही चला आऊं क्या? दोनों युगल मूर्ति होकर तुम्हारे जनक जननी के पैरों पर गिरकर आशीर्वाद प्रार्थना कर लेंगे। अब ज्यादा बकवास मत करो। इतने दिन धीरज रखने के बाद अब थोड़े दिनों के लिए बेचैन क्यों हो गए हो? धैर्य के अंतिम छोर पर पहुंचकर ऐसा ही होता है मैडम। देखो, तुम एक अध्यापक हो, फिजिक्स नहीं का हूं, बंगला का नहीं। और इसलिए तुम्हें वाचाल होने का अधिकार है? क्यों? रहने दो यह सब। यह लो, आज के टिकट का खर्चा मेरी तरफ से। नीरा ने 10 रुपए का नोट बैग से निकाल दिया। पराशर ने आनाकानी की, पर नीरा ने लिवाकर ही छोड़ा। अंत में उसने राय सुना दी, जब तुम्हारे कंधे पर सवार हो जाऊंगी तब देखना कैसे खून चूसती हूँ। अभी तो कुछ लौकिकता के नियम मानकर चलना ही उचित होगा। अगर सुलेखा ने बेटी के इस भाषण को सुन लिया होता तो घबराहट के मारे हाथ पांव ढीले हो जाते उसके। इस युग के प्रेमालाप की भाषा ऐसी है। सुलेखा को इसकी खबर नहीं। इस युग को ऐसी कितनी ही बातों से सुलेखा अनजान है, जबकि एक ही छत के नीचे एक ही चौहद्दी के भीतर रहकर सुलेखा के ही हाथों पल बढ़कर उसके बच्चों ने इतना जान लिया। क्या सुलेखा लोगों के घर नहीं जाती, बाहर नहीं निकलती, दुकानों में जाकर चीजें नहीं देखती है? क्या करती है? सब कुछ। केवल उसके मन की आंखें बंद रहती हैं। वह कभी ऐसा नहीं सोचती कि इन चीजों में मेरा भी अधिकार क्यों नहीं होगा। सुलेखा तो बस इंतजार किए जा रही है कब वे बड़े होंगे, मगर हर पल यह भी अनुभव हो रहा है कि उसका इंतजार खत्म हो गया है। काम की सहूलियत के लिए आजकल सुलेखा ने अपने ऊपर ही भंडार की चीजें सजा ली हैं। बरामदे के दूसरे छोर पर एक पतले से कमरे में है उसका भंडार। उसी कमरे में नीचे बैठकर सुलेखा भी सब्जियां काट कर रखती है। सुबह सब्जी काटना, मसाला पीसना दोनों नहीं हो पाता है। गर्मी आ गई है, बासी मसाले से काम नहीं चलता। कम से कम सब्जी कटी हो तो आराम मिलता है। गर्मी से परेशान होकर हंसुआ लेकर बरामदे में निकल आई तो सुलेखा ने सुना उसकी बड़ी बेटी कह रही है, अभी तक माँ क्या कर रही है? मझली बेटी का जवाब भी सुनाई पड़ा उसे, और क्या, वही राजकार्य है। सुबह हम जो पुलाव कोरमा खाएंगे उसकी तैयारी हो रही है।
अब तिन्नी की आवाज आती है। अगर एक फ्रिज होता तो कितना आराम हो जाता। कुंती के घर फ्रिज है, देखती तो हूँ। उसकी माँ को कितना आराम है, 2-3 शाम का खाना पकाकर फ्रिज में भर देती है और घूमती है, सिनेमा जाती है। काश हमारे घर भी एक होता फ्रिज। हंसाओ मत तिन्नी, दम फूल कर मर जाऊंगी। हमारे घर में फ्रिज। सपने में भी ऐसी आशा मत करना। हमारा घर हमारी माता ठकुरानी की तरह ही आदि और अकृत्रिम है। अभी तक लकड़ी, कोयले और गोईठे का राज है, और देखो तो प्राय सभी घर में आज गैस का चलन है। तीनों बहनें एक कमरे में सोती हैं, देर रात तक गप्पे लड़ाती हैं। सुलेखा भंडार वाले कमरे में से सुन नहीं पाती, आज बरामदे में बैठी है तभी। अचानक वह अपने बच्चों की आवाज नहीं पहचान पाती। किसकी आवाज है ये? रहने दे वैसा बड़ी बड़ी बात। जरा सोच तो, बैठक में एक सोफा सेट तक नहीं है। इस युग के किसी सभ्य परिवार में कोई घूमने आए तो वही 2 विशाल हैंडल वाली और 2 लोहे की कुर्सियां। जगह नहीं बनती तो बैठ जाओ बिस्तर पर। यह सब कुछ ही तो पैसे की कमी के कारण नहीं है। पता है दीदी, रूबी की माँ को घर सजाने का इतना शौक है कि मिट्टी की मामूली सुराही खरीदकर उस पर पेंटिंग करती है और हरे पत्तों की झाड़ी लगाकर कमरे के कोने में सजा कर रखती है। इसमें तो खास खर्चा भी नहीं होता। तभी तो कहती हूँ रे, पैसे की ही मूल कारण नहीं है, मूल बात है रुचि। रुचि की कमी के कारण ही ये हाल है हम लोगों का। इस घर को चमकाकर आधुनिक बना डालना असंभव है। तिन्नी की ही सुनाई पड़ती है। अर्थात जिस तरह बुढ़ी पर पेंट चढ़ाकर उसे तरुणी बनाना संभव नहीं है। तू तो बड़ी मस्करे वाली हो गई आजकल। हाँ, मगर कहाँ ठीक ही। घर में कदम रखते ही आंखों को चुभने लगती है उस बुढ़ापे की छाप। बाबूजी की बैठक के दरवाजे पर टंगा पर्दा है। क्या पर्दा है? पुरानी चद्दर का एक पकड़ा हुआ टुकड़ा। सीढ़ी के सामने ही बड़े बड़े पैकिंग बॉक्स में रखा है कोयले का ढेर। और थोड़ा आगे बढ़ते ही अचानक नीरा की आवाज रेडियो की कमेंट्री की तरह बुलंद हो उठी। वहां देखिए, उस टोकरी में पड़े हैं लकड़ी के गोईठे आदि जलावन के ढेर। आगे बढ़िए, जीने पर से आगे बढ़ते जाइए। क्या देख रहे हैं आप? गंदे कपड़े रखने का बक्सा। मगर उस बक्से पर ढक्कन है क्या? नहीं, क्योंकि यह पुरखों के जमाने का है। कभी किसी युग में एक दिन उसका ढक्कन गायब हो गया, अतः अब वह गधे की पीठ का मौसेरा भाई बन गया है। तीनों बहनों के हंसकर लोटपोट होने की आवाज आती है। फिर भी नीरा रुकती नहीं है, उसी ढंग से वर्णन करती जाती है। सीढ़ी पर चढ़ते ही कितने प्यार से लड़खड़ाते हुए 2 स्टूल पर सुराही में पानी रखा है। खाने की मेज के नाम पर जो बिछी हुई है, दरअसल वह घर की गृहिणी के दादा ससुर के लिखने की मेज थी। उस जमाने का था, इसलिए इतना विशाल। उसी से काम चलाया जा रहा है और बड़े जोश से उसे डाइनिंग टेबल का दर्जा दिया जा रहा है। नीरा के कहने के ढंग में कौतुक भरा। उसकी कमेंट्री सुनकर बाकी दोनों बहनें हंसकर लोटपोट होती हैं। सुलेखा धीरे धीरे हंसुए और टोकरी को उठाकर भीतर चली आती है। उसे डर लगता है कि हंसकर लोटपोट होते होते अचानक अगर वे बरामदे में ना आ जाए। क्या सुलेखा उतने थोड़े समय में गाल पर बह जाने वाले इतने सारे आंसू पहुंच पाएगी? वे तो सपने में भी इसकी कल्पना ही नहीं कर सकेंगे। इसमें क्या शक है? मजाक ही तो कर रहे हैं वे। अतः माँ, इस विचित्र आचरण का कोई अर्थ उनकी समझ में नहीं आएगा। क्या सुलेखा के मन की गहराई में तस्वीर की तरह सजी सवरी गृहस्थी का सपना नहीं था? मगर अभिमानी सुलेखा उसके लिए हाय तौबा, जो नहीं है या जो नहीं हो सकता नहीं मचा सकती। जितना है उसी से संतुष्ट हो, इसी धारणा में उसे सम्मान दिखाई पड़ता है। सब्जी रखकर सुलेखा छोटी सी खिड़की के पास जाकर खड़ी थी। पीछे से निशित की दबी आवाज गरज उठी। रात के 12 बजे कौन से भोज की तैयारी हो रही है? सुलेखा के गालों पर आंसू अब सूख चुके थे, इसलिए जल्दी पलटकर सहज भाव से बोली, होगा क्या, यही सवेरे की थोड़ी बहुत तैयारी। घर में कल कोई होम यज्ञ है क्या? निशित के स्वर में व्यंग था। हमेशा से ही परिस्थिति को हल्का बनाने के लिए सुलेखा ऐसे सहज भाव से बात करती है। उसी हल्के स्वर में बोली, यज्ञ तो रोज ही है। मसूर की दाल, कटहल की तरकारी, पकौड़े, बैगन, करेला और मछली की रसेदार तरकारी, यही यज्ञ है। लौटते हुए नाराज स्वर में निशित कह गया, उसी की तैयारी में रात के 12 बज जाते हैं। सूरज की रोशनी में जो काम बिना खर्च के हो सकता है, उसके लिए घंटों बिजली खर्च की जाती है। खैर, सुलेखा समझती है। वह बिजली के खर्चे वाली बात निशित ने जानकर जोड़ दी है। अभी तक कमरे में नहीं गई, इसलिए निशित को अच्छा नहीं लग रहा है। दिमाग का पारा गर्म हो रहा है, कहीं यह बात सुलेखा के सामने भी ना खुल जाए। इसलिए इस बात का संयोजन किया गया। प्रेस्टीज के मामले में वह बहुत ही सचेतन है निशित, और उसके चरित्र से तो सुलेखा भली भांति परिचित है। अच्छी तरह जानती है
कि कहाँ उसकी कमजोरी और किस बात से उसका अहम जुड़ा है, सब जान चुकी है। फिर भी कभी उसे पूरी तरह मुट्ठी में भरने की कोशिश नहीं की, डरती ही रही। किसी जमाने में सुलेखा की पर आश्रिता माँ सुलेखा को सीख देती थी कि दुनिया में जोर दिखाकर जीतने की कोशिश मत करना बेटी, उससे तुम छोटी ही हो जाओगी। जान लो, भय से हो जय है। लोगों को तुम मान कर चलोगी तो लोग भी तुम्हें मान कर चलने के लिए बाध्य होंगे। माँ के उपदेश को सिर आंखों पर रखकर चलती आई है सुलेखा, मगर लाभ क्या हुआ? आशानुरूप फल मिला क्या? तो क्या सुलेखा यही समझ ले कि उस जमाने की थ्योरी इस जमाने में नहीं चलती है? फिर भी सुलेखा गृहस्थी की चक्की घुमाई चली जा रही है, घुमाई जा रही है सिलाई मशीन का चक्का भी। और जैसे ही कपड़ों का ढेर सिल जाता है, बंडल बनाकर समिति के ऑफिस में पहुंचाने चल देती है। पर उसने सोचा नहीं था कि लौटते समय आज ऐसा एक दृश्य देखना पड़ेगा उसे। उसने देखा, मोड़ पर एक लड़के से विदा लेकर नीरा घर लौट रही है, या कहा जा सकता है कि एक लड़का नीरा को घर के दरवाजे तक छोड़ गया। पल भर का दृश्य है, मगर माँ की आंखें धोखा नहीं खाती। उसका दिल जोर से धड़क उठा, जैसे उसे एक भय का संकेत मिल गया। सुलेखा ने सोचा कि घर जाकर पूछने पर वह टाल जाएगी, अभी टोकना जरूरी है। जल्दी से बेटी के करीब आकर बोली, कौन था वह लड़का? नीरा? नीरा बहुत जोर से चौंक उठी। उसने भी नहीं सोचा था कि माँ से यहाँ मुलाकात होगी, मगर नीरा अपनी माँ की तरह डरपोक नहीं है, इसलिए पल भर में साहस का लापरवाही से, कौन लड़का जो मुझे पहुंचा कर गया? अरे वह तो मेरी क्लास की एक लड़की का भाई है। तो वह तुझे पहुंचाने क्यों आया? कहाँ गई थी? नीरा और भी आराम से बोली, उसी के घर गई थी ना, बातों बातों में देर हो गई। वह बोली, रात हो गई भैया, जरा नीरा को छोड़ा। सुलेखा को पीछे छोड़कर बढ़ती गई नीरा। सुलेखा ने भी कदम तेज कर दिए। घर पहुंचते ही यह बात दब जाएगी, इसलिए पूछा, कहाँ है उस सहेली का घर? प्रियानाथ मल्लिक रोड पर। अरे बाप रे, इतनी दूर गई थी? कहकर तो नहीं गई थी वहां जाना है? अरे बाबा, पहले से थोड़ी ठीक ही था, जबरदस्ती गाड़ी में उठाकर ले गई। गाड़ी भी है क्या? नहीं तो कहाँ से गाड़ी में उठाकर ले जाती? सुलेखा ने एक लंबी सांस छोड़ी। इन सब अमीर लड़कियों से दोस्ती करके ही इन लोगों का मन में इतना असंतोष है। उफ, कितना तेज चल रही है। सहेली का नाम क्या है? अचानक पलटकर रुक गई नीरा। कठोर स्वर में बोली, क्यों? क्यों अचानक ऐसे पुलिस की तरह जिरा करना क्यों शुरू कर दिया तुमने? सोच रही हो क्या? सोच रही हो बेटी बिगड़ गई? एक लड़के को देखते ही तुम लोगों का कलेजा धड़कने लग जाता है ना? कितनी मीन माइंड हो। मीन माइंड? माँ को सड़क पर भुचक्का छोड़कर घर के भीतर चली गई नीरा। सुलेखा आ गई, मगर आज सुलेखा का ही नसीब खराब है, इसलिए अभी तक निशित के ताश के अड्डे के दोस्त पहुंचे नहीं। बाहर की खिड़की पर नजर टिकाए बैठा था निशित। दोनों को उसने भीतर आते देखा। बाहर आकर बोला, तुम्हारे साथ नीरा कहाँ गई थी? सुलेखा घबरा गई, मगर एक तरह से निश्चिंत भी हुई। जल्दी से बोली, नहीं मेरे साथ तो नहीं गई थी, समिति के ऑफिस जा रही थी, ये लौट रही थी, इसलिए मैं एक साथ थोड़ी दूर। क्यों? क्यों कॉलेज से लौट रही थी? उसे क्यों समिति में घसीटना? थकी हारी लौट रही थी, कहीं उसे भी सदस्य बना लेने का इरादा तो नहीं? सुलेखा जल्दी से बोली, हाँ अब यही बाकी है, ऐसे ही मिल गई रास्ते में, तभी तो। तुम्हारे दोस्त आज नहीं है? नहीं, मगर बात को टालो मत, इतनी रात तक वह घूमती क्यों रहती है? वाह, रोज ही घूमती है क्या? सुलेखा वहां से खिसक गई। आजकल भरसक चेष्टा करती है कि शाम को सिलाई ना करे। दोपहर से शाम होने तक लगातार बैठकर सारी सिलाई करके शाम को वह खाना पकाती है। इसमें तकलीफ जाता है, मन चंचल बड़ा रहता है। पहले शांति थी, सारे काम से निपट कर बैठती थी, खड़ी देखकर उठ जाती थी। अब तो बाल नहीं संवारती, नाना नहीं हो पाता, गर्मी लगती है, खैर और करे भी क्या। ऊपर आकर सुलेखा ने चुपके से नीरा से कहा, ए तेरे बाबूजी पूछ रहे थे नीरा तुम्हारे साथ क्यों थी? बाबूजी? नीरा चौंक कर बोली, बाबूजी ताश नहीं खेल रहे हैं? नहीं, आज दोस्त नहीं है। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा कॉलेज से लौट रही थी, अपने साथ समिति ले गई थी उसे। नीरा मन ही मन शायद निश्चिंत ही हुई, फिर भी कठोर किंतु ठंडी आवाज में बोली, झूठ कहने की क्या जरूरत थी? क्यों? पहचानती तो है उनको, इतनी रात तक क्यों टहल रही थी? इसी बात पर शोर मचाएंगे, और किया भी ऐसा ही उन्होंने। नीरा ने और भी शांत होकर कहा, नाराज होने का अधिकार है उन्हें, नाराज होंगे, उससे मेरा कुछ आता जाता नहीं, पिंजरे की पंछी नहीं हूं मैं। सुलेखा अवाक होकर खड़ी रह गई। इतने बड़े होते जा रहे हैं उसके बच्चे, पिंजरे में अब नहीं रहेंगे? मगर सुलेखा को अभी तक उसने अपने पिंजरे का दरवाजा क्यों नहीं मिल रहा? फिर सुलेखा क्यों कहती है कि तुम लोग कब बड़े होंगे, मैं चैन की सांस लूंगी, मगर एक ही दिन नहीं,
अब तो रोज की